All right, guys. Okay, can you name some nutritional problems in public health? कौन से ऐसे विटामिन या मिनरल्स हैं जिनका इनटेक कम करते हैं हम तो डिजीजेस होती हैं? ये हम साइंस 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं. बताओ. एनीवन? ओके, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? ओके, गुड. दैट इज अ साइन यू आर सेइंग. बिटर स्पॉट डिजीज क्या होती है? हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस लास्ट में जाके होता है. फर्स्ट ज़ीरोफ्थैल्मोसिस होता है. ठीक है, चलो. फर्स्ट इज दीज आर द सब टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. तो इसलिए टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना. लो बर्थ वेट. ओके, फर्स्ट आई नीड टू टेल यू दैट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन पब्लिक हेल्थ, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. डेफिनेटली आता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में, 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन. यू हैव टू राइट ऑल दीज डिजीजेस: लो बर्थ वेट, अंडर न्यूट्रिशन, ज़ीरोफ्थैल्मिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयोडीन डेफिशिएंसी, एंडेमिक फ्लोरोसिस एंड लेथायरिज्म. ओके, सो फर्स्ट लो बर्थ वेट लेस देन 2500. कितना होता है ये? 2500 ग्राम्स. एवरीवन नोज दैट. 2.5 kg is a major public health problem in many developing countries like ours. According to rapid survey report on children, 18.6% of babies born in India are LBW as compared to 4% in developed nations. तो हमारा कितना टाइम्स हो गया? कितना टाइम ज्यादा है हमारा? Exactly, more than 4. So in countries where the proportions of LBW, जैसे हमारी कंट्री में जो लो बर्थ वेट हो रहा है उसका मेन कॉज क्या है? फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन. और वो किस लिए हो रहा है? ड्यू टू मैटरनल मैलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे लो बर्थ वेट का कॉज क्या है? लास्ट में लिखा है प्री टर्म. जेस्टेशनल कितनी होता है? जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? हाँ, 37. नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 40 वीक्स. प्री टर्म कितना होगा? 37. यस. तो यू नीड टू नो दिस. तुम्हें पता होना चाहिए कि अपनी कंट्री में फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है मेन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट, जो सारा कोरिलेट होता है मदर की मैलन्यूट्रिशन से और एनीमिया से. अदर कॉजेज: हार्ड फिजिकल लेबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, शॉर्ट मैटरनल स्टैचर, वेरी यंग एज ऑफ whom? मदर्स. हाई पैरिटी. नहीं, हंसने की बात नहीं है, सुनते ही नहीं है लोगों का, ध्यान ही नहीं होता है. हाई पैरिटी, स्मोकिंग, क्लोज बर्थ इंटरवल्स, इन सब के कॉजेज, दीज आर मल्टीफैक्टोरियल, इसलिए सबका कॉज स्पेसिफिक अदर इंटरवेंशन है. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ द सेकंड वन इज अंडर न्यूट्रिशन. इस पे ध्यान देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इज अ मेजर हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया. इट इज नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ चाइल्डहुड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी? What is the difference between morbidity and mortality? Morbidity क्या होता है? Mortality क्या होता है? Death. Yes, anyone? क्या इतने भोंदू? कोई तो जवाब दो, कोई तो बोलो. Yes. What is mortality? हाँ, तू बोल रहे. हाँ, एंड मॉर्बिडिटी? इलनेस. एग्जैक्टली. तुम बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए. बट ऑल्सो लीड्स टू परमानेंट इम्पेयरमेंट. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन से मॉर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी नहीं होता है. अगर कोई बच भी जाता है तो उसके परमानेंट इम्पेयरमेंट होता है फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ पे. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू शुड राइट इट डाउन. Undernutrition encompasses stunting, wasting and underweight.
स्टंटिंग होती है क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन से। 6 मंथ से ज़्यादा अगर बच्चे के मैलन्यूट्रिशन चलता है तो उसकी ग्रोथ, जो नॉर्मल हाइट उसको होनी चाहिए, वो नहीं उसको मिलती, अटेन नहीं कर पाता वो बच्चा या बच्ची, जिससे उसकी स्टंटिंग होने लग जाती है। वेस्टिंग क्या होती है? अक्यूट मैलन्यूट्रिशन, जिससे वेट फॉर हाइट, जो उसकी हाइट है और हाइट के हिसाब से जो वेट होता है वो कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन अराउंड दैट पर्टिकुलर किड। अंडरवेट इज वेट फॉर एज। Now you'll understand it more. Measuring weight and height is the most common way of assessing malnutrition in the population. Such use of measurements of dimensions of the human body is known as anthropometry. They ask what is anthropometry. This is also asked in Viva, that what is anthropometry. Measure करना height and weight किसी body का, human body का, this is known as anthropometry. Now this 3 commonly used anthropometric indices are, just write it down, it is very important, the same as before, जो मैंने तुम्हें बताया वही है ये, वेट फॉर एज। अच्छा, इनको कंफ्यूज मत हो जाना, इंटरचेंज मत करना, नो। वेट फॉर एज इज अंडरवेट, हाइट फॉर एज इज स्टंटिंग, वेट फॉर हाइट इज वेस्टिंग। तुम जब इसको जाके पढ़ोगे, अच्छा कौन सी पाक टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, एडिशन क्या है? कितनों के पास खरीदी हुई नहीं है अभी? सबके पास है? वेरी गुड। टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन: अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, सीवियर acute malnutrition, Kwashiorkor and marasmus. These are the 5 subtypes. Okay, now this comes. Underweight, this is a condition results from either chronic or acute, not acute, only chronic and acute malnutrition. This is underweight. और ये क्यों होता है? An underweight child has a weight for age Z score. An underweight child has a weight for age Z score that is at least 2 standard deviation below the median in the World Health Organization Child Growth Standards. अब ये तुम सुनना, तुम लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ ये, देखो, दिस इज तुम लोगों को समझाने के लिए। ये क्या है? अच्छा, ये भी आता है किसमें? स्पॉटिंग में ये भी देते हैं। एंड दे आस्क व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज WHO ग्रोथ चार्ट। ऑलराइट। अच्छा, अब किसी मेल या फीमेल चाइल्ड का ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, तो अगर ये 2 रेड लाइंस के बीच में आ रहा है तो क्या तुम्हारी इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी इसके हिसाब से? अगर इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा तो तुम क्या इसको समझोगे? नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल, यस नॉर्मल। लेकिन जैसे ही वो इसको टच करे तो एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल में क्या होगा? वो अभी अपन देख रहे हैं WFA। व्हाट इज WFA? वेट फॉर एज। वेट फॉर एज क्या है? अंडरवेट। देखो उसमें लिखा है अंडरवेट, तो ये अपन ऐसे ही सारे सबके अलग अलग चार्ट्स हैं। ये सिर्फ अंडरवेट का दिखा रही हूं तुम्हें। ऐसे स्टंटिंग का अलग होता है, वेस्टिंग का अलग होता है। तो अगर इसको टच करेगा तो अंडरवेट हो जाएगा या हो जाएगी। अगर इसको टच किया तो, इस पे ध्यान देना, दिस इज +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इसको टच किया तो सिवियर अक्यूट मैलन्यूट्रिशन, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इसको टच किया तो ओबीज। रिमेंबर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवरवेट एंड ओबीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। यही सेम पैटर्न सब में चलेगा। ये अंडरवेट में है, यही स्टंटिंग में है। स्टंटिंग क्या बताया था मैंने तुम्हें? क्रॉनिक या अक्यूट? क्रॉनिक। क्रॉनिक या तो रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है या क्रॉनिक हो रहा है, इसी की वजह से स्टंटिंग होती है। सेम चीज ये तुम्हें इसमें भी तुम्हें मेंशन करना होगा। अ स्टंटेड चाइल्ड हैज अ हाइट फॉर एज। ऑलवेज चेंज दिस एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइस। A stunted child has a height for age Z score that is at least 2 standard deviation below the median for the WHO child growth standard. वही जो तुम्हें अभी समझाया, same thing. Then comes wasting.
indicates current or acute malnutrition resulting from failure to gain weight or actual weight loss due to acute diseases क्या हो सकती हैं? Yes, very good. और chronic? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस. कौन बोला? अरे बोल दे बेटा, गुड ही बोलूंगी तेरे को. गुड. वेस्टेड बता ही नहीं रही. ठीक है. वेस्टेड चाइल्ड हैज अ वेट फॉर हाइट Z स्कोर दैट इज एटलीस्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीडियन फॉर WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स. नाउ इसको याद रखना, दिस इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. कंफ्यूज मत होना. सीवियर एक्यूट malnutrition डिफाइंड बाय वेरी लो वेट फॉर हाइट Z स्कोर बिलो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. वो तीनों क्या थे? -2 स्टैंडर्ड डेविएशन. माइनस लगाना, प्लस मत कर देना, 0 हो जाएगा सब कुछ तुम्हारा लिखा हुआ. सीवियर एक्यूट malnutrition इज -3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीडियन WHO चाइल्ड ग्रोथ चार्ट. नाउ व्हाट इज क्वाशियरकर? लेट्स जंप directly here. I'm sure you must have read this in first year, second year. Difference. This is due to deficiency of only proteins. Kwashiorkor is only because of deficiency of proteins. Marasmus is protein plus calories. Calories में क्या आता है? Carbs, fats, carbohydrates, fats. ये होता है 6 months से 3 years के बच्चों तक. ये होता है इन्फेंट्स. इन्फेंट्स की क्या होती है? 0 to 1. Subcutaneous fat is present in Kwashiorkor, absolutely absent in marasmus. Edema is present, edema is absent. Fatty liver होती है Kwashiorkor में, no fatty liver. अगर इसमें subcutaneous fat नहीं है तो ribs तो दिखेंगी prominent होकर. Alert and irritable. Voracious feeder. What is voracious feeder? Poor appetite. इसकी appetite बहुत poor होगी, इसकी appetite बहुत रहेगी. The person suffering from Kwashiorkor needs adequate amount of proteins, and this one needs protein, fats and carbs. Write it down. This is also asked. They keep this in your spotting and ask what is this. You have to write it is Shakir's tape. And what's its use? Used to detect malnutrition of a child. 13.5 centimeters से ज़्यादा है तो satisfactory nutritional status. Arm circumference 13.5 centimeter. 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लिखना मत भूलना. यूनिट नहीं लिखता है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है. Mild to moderate malnutrition and less than 12.5 is severe malnutrition. Now this is the thing where most of the children blunder. उनको पूछते हैं आर्म सर्कमफ्रेंस क्या हम 1 साल से छोटे बच्चे में ले सकते हैं? एंड दे से यस. वाइवा में पूछते हैं ये. आर्म सर्कमफ्रेंस कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर द एज ऑफ 1 year. So what are the preventive measures? Health promotion, specific protection, early diagnosis and treatment, rehabilitation. कोई मुझे बताएगा levels of prevention? हाँ बताओ. Primordial, primary, secondary, tertiary. इन सबको बताओ कौन सा किसमें आ रहा है. हेल्थ प्रमोशन किसमें? किस? प्राइमोडियल. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. वेरी गुड. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी. अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी. रिहैबिलिटेशन टर्शरी. ऐसे ही तुम्हें सारे आंसर्स लिखना है. इनको बेसिक बना के सारे आंसर्स लिख सकते हो तुम. हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, और फिर उस डिजीज के हिसाब से लिखना है. इसमें हेल्थ प्रमोशन में क्या करेंगे? मेजर्स डायरेक्टेड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन. उनको एजुकेट करना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्स. प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग फूड्स. चाइल्ड शुड बी मेड टू ईट मोर फूड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स. मेजर्स टू इम्प्रूव फैमिली डाइट. न्यूट्रिशनल एजुकेशन. फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ.
स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या आएगा? प्रोटीन, एनर्जी रिच फूड, मिल्क, एग्स, फ्रेश फ्रूट्स, इम्यूनाइजेशन, food fortification. What is food fortification? Can you give me one or two examples? Iodized salt and early diagnosis and treatment, periodic surveillance, early diagnosis of any lag in growth. ये कहाँ से हम पकड़ेंगे? ये वाली जो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनी लैग इन ग्रोथ, ये कैसे पता चलेगा हमें? ग्रोथ चार्ट से. वेरी गुड. अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस एंड डायरिया, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर अर्ली रिहाइड्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डायरिया, डेवलपमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स ड्यूरिंग एपिडेमिक्स. डीवर्मिंग करते हैं हमारे यहाँ पे? कितनी बार होता है? 1 बार 2 बार? ईयर में कितनी बार होता है डीवर्मिंग राजस्थान में? क्या और स्टेट से कम होता है या ज्यादा होता है? ज्यादा होता है. 2 बार होता है अपने यहाँ पे. कौन सी मेडिसिन देते हैं? तुम्हें पता होना चाहिए, अपनी स्टेट का पता होना चाहिए, और का नहीं तो खुद का तो पता रखो. रिहैबिलिटेशन, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, फॉलोअप केयर. ये हुआ है सेकंड. फर्स्ट क्या था? अंडरवेट. और ये थर्ड जीरोफ्थैल्मिया. जीरोफ्थैल्मिया इज ड्राई आई, रेफर्स टू ऑल ocular manifestations of vitamin A deficiency in human. The younger the child, the more severe the disease. It is associated with PEM. What is PEM? Protein energy malnutrition. Mortality is often high in this group. Acha, this is also asked in spotting. You have to identify. Prevention and control. Overall strategy can be defined according to WHO. They are divided into 3 groups. Short term, medium term, long term. Short term में direct administration of vitamin A orally in recommended doses to vulnerable groups on a periodic basis. Here comes fortification. This is medium term. Fortification is the practice of deliberately increasing the content of one or more micronutrients in a food to improve the nutritional quality of the food supply and provide a, ये इसका वैसे तुम्हें समझना है, रटना नहीं है, समझ लेना. Provide a public health benefit with minimal risk of health. मैंने तुमसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछे थे. तुमने एक फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल दिया था, आयोडाइज्ड सॉल्ट. दिस इज द सेकेंड वन, एडिशन ऑफ विटामिन ए टू डालडा. और बहुत हैं, अभी सॉल्ट में बहुत कुछ ऐड करना चाहते हैं, बट यू शुड एटलीस्ट नो दीज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्टिफिकेशन. दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम्स इन शॉर्ट नोट्स. एंड लॉन्ग टर्म में आएगा persuading people, mothers, to consume dark green leafy vegetables, vitamin A rich foods, promotion of breastfeeding. These all are common sense. You can add these points in most of the answers. Ensuring safe and adequate water supply, construction and maintenance of sanitary latrines to safeguard against diarrhea. Immunization against measles. अच्छा, measles से क्या लेना देना है? मीजल्स से क्या लेना देना है ये पूछते हैं. मीजल्स एंड विटामिन ए का क्या रिलेशन है ये पूछा जाता है, पढ़ के आना. प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, इंप्रूव्ड हेल्थ सर्विसेज फॉर मदर एंड चिल्ड्रन. ये था अब तक हमारा प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी फॉर जीरोफ्थैल्मिया. ये भी इसमें शॉर्ट फॉर्म आ जाता है VAD. बच्चे पूछते हैं व्हाट इज दिस? विटामिन ए डेफिशिएंसी इन इंडिया. How to combat it? Very easy. We all know this. Administration of massive dose of vitamin A up till 5 years. ये तुम सबको पता है कि 1 साल के छोटे 1 साल के इन्फेंट्स को कितना डोज देते हैं विटामिन ए का? 1 लाख. और उसके बाद और फर्स्ट डोज किसके साथ देते हैं? At what age? 9 months. With कौन सी इम्यूनाइजेशन के साथ में देते हैं? मीजल्स के साथ देते हैं. उसके बाद एवरी 6 months 2 lakhs देना है हमें टिल द एज ऑफ
5 years. टोटल कितने हुए डोजेस? कितना हुआ? इंटरनेशनल यूनिट कितना हुआ टोटल? हाँ, कोई बोला क्या? 17. Yes, 17. These all are pre-PG questions. Okay, now comes fourth, nutritional anemia. According to WHO, a hemoglobin concentration below 110 grams per liter for children under 5 and pregnant women and below 130 grams per liter for men respectively is considered to be anemic. Thus, anemia can be diagnosed with blood tests. The most frequent cause of nutritional anemia is iron deficiency. You must know this. And then follows folate or vitamin B12 deficiency. इनसे क्या होता है? Megaloblastic anemia. Interventions. If anemia is as severe as less than 10 grams per DL, हमेशा यूनिट याद रखना है, यूनिट कभी नहीं भूलना है तुम लोगों को. 10 grams per DL से कम है अगर हीमोग्लोबिन, then either we have to give iron or blood transfusion. If hemoglobin is between 10 to 12 grams per DL, then interventions are either giving iron folic acid supplementation, iron fortification and other strategies. Now comes iron and folic supplementation, जिसमें NNAPP National Nutritional Anemia Prophylaxis Program, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी. The program is based on daily supplementation of iron and folic acid tablets to prevent mild and moderate cases of anemia. Who are the beneficiaries? Who are the beneficiaries? Beneficiaries क्या होता है? Beneficiaries word का मतलब क्या है? Beneficiaries खुद ही समझो ना थोड़ा. बेनिफिट, किसको बेनिफिट मिलेगा इससे? दैट इज बेनिफिशियरीज. प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग विमेन एंड चिल्ड्रन बिलो 12 years. These all are beneficiaries of National Nutrition Anemia Prophylaxis Program. डोसेज, ये लिख लो तुम, ये तो बहुत ज्यादा पूछता है वाइवा में, ये तुम लिख लो तुम्हारे फायदे के लिए. मदर्स को देते हैं 100 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन. मदर्स को देते हैं 100 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन. अरे मदर्स को देते हैं 100 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, जिसमें 300 mg ऑफ फेरस सल्फेट होता है. 300 mg ऑफ फेरस सल्फेट होना चाहिए एंड 0.5 mg ऑफ फॉलिक एसिड. कब तक देते हैं? पूरी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में देते हैं, पूरी ड्यूरेशन. अब चेंज हो चुका है, लेटेस्ट ऐसा है, अब ऐसा हो गया है कि पूरी प्रेगनेंसी तक देंगे और उसके बाद भी 2 to 3 months बाद तक देंगे. क्यों? तुमने पढ़ा है पैथोलॉजी में. क्यों? सेकेंड ईयर पास करके आए ना. पढ़ लो, लिखा हुआ है इसमें से पढ़ लो. आयरन स्टोर्स रेप्लेनिश करने के लिए 2 से 3 महीने तक देंगे उसको. यू ऑल मस्ट नो दिस. उसको पूरी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में देना है, उसके बाद 2 to 3 months और देना है टू रेप्लेनिश द स्टोर्स ऑफ आयरन इन अ बॉडी. क्या थी डोजेस? 100 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन और फॉलिक एसिड 0.5. फेरस सल्फेट कितना होना चाहिए? 300 mg. अब बच्चों में ध्यान देना, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी. 1 tablet of iron and folic acid containing 20 mg of elemental iron, 60 mg of ferrous sulfate, 0.1 mg of folic acid. इसमें सिर्फ 100 days तक देना है. अब तुम इसको कैसे याद करोगे? मदर में 100 था, बच्चों में 20 है. सिंपल, मदर से बच्चों में 20% करना है डोज. 100 का 20%, 20.
जो भी लिखा है उसमें उसका 20% कर दोगे, वो हो जाएगा 6 to 5 years का डोज। मदर से बच्चों के लिए 20% कर देना मदर्स के डोज का। 20% ऑफ एलिमेंटल आयरन, 60 mg ऑफ फेरस सल्फेट, 0.1 mg ऑफ फॉलिक एसिड फॉर 100 days। फिर 6 to 10 years में हो जाता है 30 mg, ज़्यादातर तो 5 years तक ही पूछते हैं, और फिर 250 mg माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक, और एडोलेसेंस में सेम डोज है जो अडल्ट की है। Iron fortification of salt with iron has been accepted by the government as a public health approach to reduce prevalence of anemia. Commercial production of iron fortification was started in 1985. अब हमारी गवर्नमेंट ने fortification of salt इतना स्टार्ट कर दिया है कि अब जो भी तुम सॉल्ट लोगे वो fortified ही आता है। Other strategies में changing dietary habits, control of parasites, nutritional एजुकेशन। कंट्रोल ऑफ पैरासाइट से क्या लेना देना? हाँ, क्या सही बोली है? एग्जैक्टली, उससे अनीमिया होता है, यही है रीजन। तुम जो बोलते हो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, सही है। नाउ दिस द फिफ्थ, आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयरन डेफिशिएंसी इज अ हेल्थ प्रॉब्लम कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड इन इंडिया एंड neighboring countries, बांग्लादेश, भूटान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गोइटर कंट्रोल, ये भी पूछते हैं। NIDDCP, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या क्या है? आयोडाइज सॉल्ट, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, मैन पावर ट्रेनिंग, मास कम्युनिकेशन। यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स फॉर गोइटर कंट्रोल। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसको लिख लो। इसमें पूछते हैं इन इंडिया व्हाट इज द लेवल ऑफ आयोडाइजेशन अंडर द एक्ट ऑफ PFA? 30 ppm एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल एंड 15 ppm एट कंज्यूमर लेवल। यू मस्ट नो दैट। ये वाइवा में ही नहीं, क्वेश्चंस में भी पूछते हैं, शॉर्ट नोट्स में, और प्री PG क्वेश्चन भी है ये। Iodine monitoring. Neonatal hypothyroidism is a sensitive pointer to environmental iodine deficiency and can be an effective indicator for monitoring the impact of the program. प्रोग्राम हमने जो चलाया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए पॉपुलेशन में न्यूनेटल हाइपोथायराइडिज्म का लेवल देखते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो प्रोग्राम अनसक्सेसफुल रहा है। अदर मेजर्स, मैन पावर ट्रेनिंग। मैन पावर ट्रेनिंग में कौन आएगा? मैन पावर ट्रेनिंग में कौन कौन आएंगे? आशा और ANM, even doctors, all the nursing staff. Mass communication, creation of public awareness, hazards of iodization, इसका ध्यान देना। अब हर सॉल्ट में फोर्टिफिकेशन होने लगा है, लोग इतना ज्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं कि उनको थायरोटॉक्सिकोसिस होने लगा है। अब डू यू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ सॉल्ट इंटेक अकॉर्डिंग टू WHO? हाँ, यस, कितना बोली? 5, yes, less than 5 grams, less than 5 grams। और इंडिया में लोग पता है कितना लेते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं एक दिन में? नॉर्मल है लेस देन 5 ग्राम्स। इंडिया में कंजम्पशन, एक एवरेज इंडियन का कंजम्पशन है मोर देन 15 ग्राम्स। इसलिए हमारी हाइपरटेंशन की प्रिवलेंस देख सकते हो तुम। नाउ दिस कम्स एंडेमिक फ्लोरोसिस। In many parts of the world where drinking water contains excessive amount of fluorine, 3 to 5 mg per liter, endemic fluorosis has been observed. इस पे ध्यान देना। नालगोंडा,
कहाँ कहाँ पे पाया गया है ये, इसके केसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं? आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, नालगोंडा, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। बेटा खड़ा हो। हाँ पढ़ो। What is Velgum and what is varus? Velgum varus सुना है? What is the difference between varus and Velgum? हाँ no idea. बता अपने कलीग्स को बता। These are the stages of fluorosis: dental fluorosis, skeletal fluorosis, genu valgum. सीरियस, सबसे सीरियस है जेनु वेलगम, सबसे माइल्ड है डेंटल फ्लोरोसिस। कभी देखे हैं तुमने तुम्हारे आसपास लोग जिनके इंसाइजर्स येलोइश कलर के होते हैं? हैव यू एवर नोटिस्ड? दैट इज फ्लोरोसिस। द नेक्स्ट वन, you must know this level. More than 1.5 mg per liter intake. More than 1.5 mg per liter intake. इसको याद रख लो, रट लो। डेंटल फ्लोरोसिस का लेवल more than 1.5 mg per liter. This is the early sign. No need to laugh. You know what are incisors, canines, premolars, molars? पता होगा इतना तो, या ये भी बताऊं? डेंटल का क्या लेवल था? Crippling fluorosis ensues and this is permanent disability. कितना? 10 mg पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन फ्लोरीन का। किसमें किसकी बात हो रही है ये? किसमें ज्यादा हो जाएगा? पानी में, वाटर में। द गर्ल सिटिंग देयर इन द सिक्स्थ रो, स्टैंड अप। बहुत देर से मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूं कि अपने आप चुप हो जाएंगी, पर तुम लोग ऐसे नहीं हो लोग जिनको इतनी अकल हो। बहुत देर से इग्नोर कर रही हूं मैं तुझे और तेरी पास वाली को। तुम जो भी पढ़ रहे हो तुम्हारे मोबाइल में, जो भी देख रहे हो, इस क्लास के बाद नहीं कर सकते? पढ़, इधर क्या देख रही है? देख इधर, रीड इट आउट। दिस हैज बीन डन। स्टेपल वॉज सोरगम, इसका मतलब स्टेपल डाइट उनकी सोरगम थी। सोरगम ज्वार, बहुत ज्यादा ज्वार खाते हैं। उससे क्या होता है? रीड द नेक्स्ट लाइन। डिड यू गेट इट फ्रॉम द लास्ट लाइन? सोरगम की वजह से जितना भी फ्लोरीन इनटेक कर रहे हैं वो इंजेक्शन जो है वो रिटेन रहता है बॉडी में। ज्वार से रिटेन रहता है बॉडी में जितना भी फ्लोरीन वो वाटर में इनटेक कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ज्वार नहीं खाएंगे, नॉर्मल चपाती खा लेंगे, तो वो इतना रिटेन नहीं करेगा, या नॉर्मल राइस खा लेंगे तो
इंटरवेंशन। क्या था डेंटल का? स्केलेटल का? नेक्स्ट, मोर देन 10। अब ये याद रखना नॉर्मल कितना होना चाहिए, 0.5 to 0.8, सिर्फ 0.5 to 0.8 होना चाहिए, सिर्फ 0.5 to 0.8, जितना 1.5 डेंटल फ्लोरोसिस में हो रहा है। हाँ, अब मैंने तुम्हें कहा था नालगोंडा पे ध्यान देना। ये आंध्र प्रदेश में एक विलेज है, नालगोंडा टेक्निक पूछते हैं ये बहुत ज्यादा, शॉर्ट नोट। व्हाट इज नालगोंडा टेक्निक फॉर डिफ्लोरिडेशन भी नहीं बताते, बस नालगोंडा टेक्निक। यू शुड नो व्हाट इज इट रिलेटेड टू। इसमें क्या होता है? या द नेक्स्ट वन, यू मस्ट नो दिस नालगोंडा टेक्निक। इसमें क्या होता है? बहुत बेसिक, इट्स वेरी इजी। केमिकल्स को कौन बोलेगा? नहीं नहीं, ऐसे पढ़ते हो क्या तुम? ये ब्रैकेट में जो है वो फालतू है। वाह यार, पढ़ो। अरे उसको वापस पढ़। What's your name? What's your name? Ritika. Read it out again. Beta, I'm focusing because this is asked. What are the chemicals? Lime and alum. This is asked. कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़ानी मैं तुम्हें. Whatever is asked, what is related to you, I'm telling only all those things to you. And these are the processes. सबसे पहले flocculation, sedimentation and filtration. Do you know what is flocculation, sedimentation and filtration? Flocculation. हाँ, और फ्लॉक्यूलेशन, जब भी कुछ किसी चीज को तुम किसी में पानी में हम लाइम और एलम मिलाएंगे, उसको स्टर करेंगे तो फ्लॉक्यूल्स बनते हैं, फिर उसको थोड़ी देर वैसे ही रहने देते हैं, सेडिमेंटेशन होता है, बाद में जो ऊपर का पार्ट है वो सारा फिल्टर कर देते हैं. दिस इज नोन एज फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. नाउ दिस इज लेथायरिज्म. लेथायरिज्म उस जो तुम्हारा पूरा टॉपिक चल रहा है वो तो है ही लॉन्ग क्वेश्चन. लेथायरिज्म पे खुद बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट पूछा जाता है. द होल लेथायरिज्म. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्पास्टिक एंड फ्लैसिड पैरालिसिस? I'm telling you this because don't write flaccid paralysis in this. You have to write spastic paralysis only. Spastic paralysis होता है इसमें, स्पाज्म आने लग जाता है मसल्स में. फ्लैसिड में फ्लैसिड, स्पास्टिक, फ्लैसिड, स्पास्टिक, याद रखना. पल्स, नेक्स्ट वन. नहीं हम उधर थे ना. हाँ, खेसरी दाल, तुअर दाल नाम सुना है? दैट इज केसरी दाल, दैट इज लेथायरस सटाइवस. हमारी डाइट का 30% अगर हम एवरी डे लेथायरस सटाइवस को देंगे और 2 से 6 महीने तक लगातार खाएंगे, तब जाके ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करेगी. ये पल्स. बीटा ऑक्सलाइल अमीनो एलेनिन. जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल, शॉर्ट नोट्स में BOAA लिख देते हैं बस, दैट इज इट, और कुछ नहीं. BOAA जो इसका टॉक्सिन है ये वाटर सोल्यूबल है, इसलिए इसका फायदा उठाया जाता है, इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाया जाता है. दाल को पानी में सोक कर देते हैं 2 to 3 आवर्स. उसके बाद जो भी वाटर ऊपर आता है उसको फिल्टर कर देते हैं.
उस तरीके से टॉक्सिन उसका मिनिमाइज हो सकता है. दीज आर द स्टेजेस: लेटेंट स्टेज, नो स्टिक स्टेज, 1 stick स्टेज, 2 stick स्टेज एंड क्रॉलर स्टेज. अभी तुम देखो बहुत गंदी बीमारी है. लेटेंट स्टेज. हाँ तो ही you know now what is gait? The way a person walks, that is gait. This stage is preventive aspect के लिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इस स्टेज पे पल्स को रोका जाएगा तो ये रेमिशन मतलब डिजीज को रोका जा सकता है, वापस नॉर्मलाइज हो सकती है लाइफ. इसलिए लेटेंट स्टेज भी अगर रिकॉग्नाइज कर लोगे डिजीज को तो उसकी बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं. मस्कुलर स्टिफनेस, व्हाट डज दिस शो? द पर्सन इज गोइंग इनटू spastic paralysis. Person is not able to walk due to crossed gait with a tendency to walk on toes. 1 stick stage है. और उससे पहले शॉर्ट जर्की स्टेप्स थे. चल तो पा रहा था बट द स्टेप्स वर जर्की. यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस. 2 stick स्टेज में और ज्यादा सिवियरिटी बढ़ रही है. उसकी नीज इतनी ज्यादा बेंड हो गई कि उसकी नीज में स्ट्रेंथ ही नहीं रही उसकी बॉडी को कि वेट को बेयर करने की. क्रॉस लेग हो जाती है. द पेशेंट कैन नॉट वॉक विदाउट द हेल्प ऑफ क्रचेज. इसलिए इसको 2 stick स्टेज बोल रहे हैं. क्रचेज मिलते नहीं है गांव में ज्यादातर लोगों को, इसलिए दे यूज स्टिक्स टू अपहोल्ड देयर बॉडी. द गेट इज स्लो, क्लमजी. द पेशेंट गेट्स टायर्ड इजीली विद वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस. एंड दिस इज द लास्ट वर्स्ट स्टेज, क्रॉलर स्टेज. हु वाज द नेक्स्ट वन? एट्रोफी हो जाती है उसकी मसल्स की. ऑब्वियसली द मसल्स आर नॉट बीइंग यूज्ड. इफ they'll not be used, they'll get atrophied. This is how the patient looks. You can see various stages. ये बाबा जी के 2 sticks है. He is on 1 stick. This person is on 1 stick stage. And there are people who are in crawler stage as well. Now interventions. The removal of toxin, the third point, is subdivided into steeping method and parboiling. I didn't ask you to sit. This condition is believed to be irreversible. मतलब वापस ठीक नहीं हो सकती. फिर भी we try. In some instances, damage could be repaired by daily administration of 500 to 1 gram of ascorbic acid for a week. Banning the crop. ये कहाँ पढ़ा था अभी हमने पहले? कहाँ पढ़ा था जहां मैंने तुम्हें कहा था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बहुत जगह बोला है लेकिन उसमें बोला था. आयोडीन, कंज्यूमर लेवल, production level. I told you to not to forget that. It is very important. Yes, who is this? Why are you coming at this time? What? You can get out. Just get out. Close the door behind you. How ill-mannered? You come at any time. Where were we? Banning the crop. Prevention of Food and Adulteration Act in India has banned Lithyrus in all forms. Whole split of floor. Ban कर दो crop को. लेकिन it is not possible क्योंकि हमारी देश की जनता में से 60% बीपीएल में आती है. व्हाट इज बीपीएल? हम तो बोल देंगे बड़ी बड़ी बातें बिकॉज वी कैन अफोर्ड बट दे कैन नॉट.
सो इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स निकाले हैं रिमूवल ऑफ टॉक्सिन. द नेक्स्ट वन. What is the name of the toxin? What is the name of the toxin? BOA नहीं बताना है मुझे. The one in green shirt, striped green shirt. What is the name of the toxin? Yes, you know I'm talking to you. What is the full form of BOAA? I knew that you were not paying attention. Yes. What is the full form of BOAA? All right. I wasn't asking you, but because I knew that you know. शक्ल से दिख जाता है, किसको पता है. All right, sit down. Can you repeat it back? पूछ ले तेरे आसपास किसी ने लिखा हो तो, उम्मीद तो कम है. What is BOAA? इतना तो याद करके जाएगा तू क्लास से मेरी. नहीं, इसको बताओ. डू नॉट फॉरगेट इट. हंसने की बात नहीं है. इट इज फॉर योर गुड. बीटा ऑक्सोलाइल अमीनो एलेनिन. बीटा ऑक्सोलाइल अमीनो एलेनिन. Okay. Who was reading? The person. You are done? The next one. Steeping method is asked in short note for 2 marks. 2 marks का ये पास होने में 2 भी लगते हैं. Yes, continue. Soaked what? What is there to laugh? Continue. ठीक है, मैं भी हंस ली. अच्छा है, वेरी गुड. हंस लिया. अब थोड़ा और हंस ले. हो गया, निकाल लिया सिस्टम से. अब पढ़ ले. पढ़ने दो यार, पढ़ने दो. स्टीपिंग मेथड खत्म करना है अपने को सबको. चलो. What is happening now? This is not. Don't overdo it. एक लेवल तक अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं अच्छा लगता. What is happening? पल्स को हम सोक कर रहे हैं. 2-3 घंटा उसको सोक रख रहे हैं. The soaked water is drained off completely. Then we do not stop. We again wash the pulse. Then the water is again drained off and dried in the sun. Then the pulse is used. Then it becomes consumable. You got it? Toxin तो जा ही रहा है. The vitamins and minerals present in the pulse, they are also lost in this process. So this is steeping method. Parboiling method. Have you heard of this term before? Regarding what? Very good. Who gave the answer? The next one.
All right, you can stand up. So what is the difference between steeping and parboiling? Yes, this is used on large scale level, and that one at a smaller scale. All right, and the water, lime water, उसमें 2 बार सोक करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बार सोक करें, and it is soaked for overnight period for at least 12 hours. And the next one. See, you sit down. So who was laughing? What's his name? Now why are you laughing? The last person sitting in dark blue mask. Yes, you read. What did you just say? You are not audible. Sit down. No, it's okay. Fine. Can you read it out clearly? Yes. भाई एजुकेशन करना है, हर जगह तुम्हें ये डालना है, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, उनको समझाना है कि ये दाल मत खाओ, इससे तुम्हारे नुकसान होगा. So we have to make them aware of the problem. People are not even aware of the disease. They don't know what they are consuming. They don't know they are consuming a toxin. We have to make them aware. We have to get them educated regarding this disease. And this genetic approach, this is very useful for lower socioeconomic people who are only able to afford this pulse. उसके लिए क्या करते हैं? There are certain strains in Lathyrus which contain very low level of toxin, only 0.1%. तो सिर्फ उन्हीं को cultivate करो, उन्हीं को propagate करो. So the selective propagation and cultivation of such strains may be the most effective way to eradicate Lathyrism without any drastic change in the food habits of the people. All right. So what were the diseases we learned today? What is the name of the topic? Main topic का नाम क्या है? Nutritional problems in public health. Just enumerate the diseases. Enumerate मतलब नाम बोलो. Yes, you. विटामिन कौन सा? ज़िरोफ्थैल्मियम बोल दिया, आयोडीन बोल दिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, एंडेमिक फ्लोरोसिस, Lathyrism. The person in green shirt with striped, yes. What are the topics today? Sit down. What are the topics you learned today? Can your neighbor tell the answer? Can your neighbor give the answer? The other one? Anyone? Yes? एक भी डिजीज का नाम बोलो. और ये भी उतनी डिजीज डिस्टेंस पे बैठा है, उसने तो सारे आंसर्स दे दिए. तुम सब डॉक्टर बनोगे, ऐसे बनोगे? The next one. There's nothing to laugh. Your condition is not good. Beta, you've come here to become a doctor. Your parents have invested in you. At least respect them, not anyone else.